नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और आज की ये वीडियो है 10th क्लास में केमिस्ट्री चल रही है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, तो हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो ये है केमिस्ट्री का चैप्टर 1। अब इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे वहाँ पे देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ लिया था ये वाला नोट कि मनुष्य की जो श्वसन क्रिया है या सांस लेने की जो क्रिया है वो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले देख लें कि हमने जो इससे पहले 2 वीडियो डाल दी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आपने देख ली हो, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा और तभी आपको ये देखनी भी चाहिए, नहीं तो आपको समझ में ठीक से नहीं आएगा। तो आप पहले जाके चैनल पे क्लास 10th के अंदर इसका पार्ट 1 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का और पार्ट 2, अच्छा हमने पार्ट इस वजह से बनाए हुए हैं क्योंकि एक चैप्टर एक वीडियो में ख़त्म नहीं होता, तो हर एक वीडियो को हम एक पार्ट का नंबर दे देते हैं। जैसे आज ये तीसरा पार्ट है, लेकिन कौन से चैप्टर का? पहले चैप्टर का। तो पहले चैप्टर का तीसरा भाग है एक तरह से। अब जितने भी भाग में ख़त्म हो गया पार्ट में वो देखते हैं, पर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देख रखा है तभी इस वीडियो को यहाँ से आगे देखें, वरना इसको बंद कर दें वीडियो को और पहले वाले पार्ट देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना आपका भी समय ख़राब होगा और समझ में कुछ आएगा भी नहीं। तो अब हम शुरू करेंगे आज यहाँ से। संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी, अब बात करेंगे वियोजन की। अच्छा, संयोजन क्या थी? संयोजन में ये था कि 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, यानी 2 अभिकारक होंगे जैसे कि H2 + O2 और मिलकर क्या बना देंगे? एक उत्पाद, जैसे कि 2H2O, यानी कि जल, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? जल। तो अभिकारक कितने थे? 2, बनाया कितना? 1। ये 2, ये 1। तो इस तरह से था संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया नाम से आपको लग रहा होगा, बिल्कुल इसकी उल्टी है। इसमें एक अभिकारक होगा और वो 2 उत्पाद बनाएगा, यानी कि वियोजन, या इसको बोलते हैं अपघटन। वियोजन बोलो चाहे अपघटन बोलो, बात एक ही। आप ये कन्फ्यूज़न नहीं अपने दिमाग में लाएंगे कि वियोजन शायद कुछ और होता होगा, अपघटन कुछ और होता होगा। ये दोनों एक ही शब्द हैं, बस उनके पर्यायवाची की तरह आप इनको समझ सकते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज करना यानी वियोजन करना, अपघटन करना, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एकल यानी कि सिंगल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें एक अभिकारक होगा और 2 उत्पाद बनेंगे, ठीक है। तो एक अभिकारक 2 हिस्सों में टूट जाएगा, वो हो गया वियोजन। और जहाँ 2 अभिकारक एक साथ मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे वो हो गया संयोजन, यानी वो 2 अभिकारक जुड़कर एक बना रहे थे तो संयोजन, और यहाँ पे अकेला अभिकारक टूट गया 2 हिस्सों में तो वियोजन। अब अपघटन या वियोजन जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इनको भी मेनली 3 तरह का हम पढ़ेंगे अपने इस कोर्स में, आपके 10th क्लास में। वो कौन से हैं? पहला है ऊष्म वियोजन या अपघटन। ऊष्म वियोजन यानी ऊष्मा के द्वारा हो रहा होगा, सीधी सी बात है, तो इसकी परिभाषा भी ऐसी है, बाहर से ऊष्मा देकर किया गया वियोजन या अपघटन ऊष्म वियोजन कहलाता है। यानी जहाँ पे हमने उसको हीट दी। अब ऊष्मा कैसे देंगे? मान लो हमने कोई परख नली में उस अभिकारक को लिया हुआ है और हमने नीचे उसके बर्नर जला दिया, यानी गैस जला दी, तो उसको हमने कैसे क्या दी? ऊष्मा दी। या हमने किसी चीज़ को धूप में रख दिया तो वो भी ऊष्मा दे रहे हैं, यानी हम उसको हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। वो तरीके कुछ भी हो सकते हैं देने के, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? हरे रंग के फेरस सल्फेट का भूरे लाल रंग के फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होना। तो जब आप फेरस सल्फेट लेते हैं, ये होता है हरे रंग का। जब आप इसको ऊष्मा देते हैं, यानी इसको गर्म करते हैं, इसको आप परख नली में लीजिए, इसको आप गर्म कीजिए, तो उससे क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। तो ये 2 या 2 से अधिक, यानी 1, 2 और 3, ये 3 हिस्सों में टूट गया अकेला फेरस सल्फेट। तो यानी 2 या 2 से अधिक, तो ये 3 क्या है? 2 से अधिक। तो जो फेरस सल्फेट है वो 3 हिस्सों में टूट गया, यानी कि वियोजन है। और फेरस सल्फेट हरे रंग का था, फेरिक ऑक्साइड बना भूरे लाल रंग का। तो यह अभिक्रिया क्या दर्शाती है? ऊष्मीय वियोजन। वियोजन तो है ही, अपघटन था ही, लेकिन कौन सा? ऊष्मीय वाला, क्योंकि हमने इसमें ऊष्मा दी है। दूसरा एग्जाम्पल इसका, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित या अपघटित होना।
यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, अगर आप इसको ऊष्मा देंगे यानी किसी प्रणाली में लेकर इसको गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, जो कि गैस के रूप में बाहर हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिना बुझा चूना और कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं चूना पत्थर। और ये जो चूना पत्थर है, इसके बारे में यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। संगमरमर पत्थर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो संगमरमर से क्या बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है ताजमहल। ताजमहल संगमरमर का ही बना हुआ है। तो रासायनिक परिभाषा के रूप में यदि आप ताजमहल को बताना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। और हमने ये इक्वेशन यहाँ पे क्यों पढ़ी? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने ऊष्मा दी तो वो दो हिस्सों में टूट गया, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो हिस्सों में टूट गया अकेला कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक अभिकारक दो उत्पाद। तो क्या हुआ? वियोजन यानी अपघटन। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और ये कैसे हुआ? ऊष्मा की वजह से। हमने ऊष्मा दी तो यानी हीट दी, तो ये ऊष्मा की वजह से अपघटन हुआ, तो ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन जो भी कहें। इंग्लिश में बोलते हैं इसको थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस। ये आपको इंग्लिश के वर्ड भी ये वाले याद रखने हैं, क्योंकि ज़्यादा तो वर्ड है नहीं, बस जो हेडिंग है उन्हीं के वर्ड हैं। पूरी परिभाषा आपको इंग्लिश में याद नहीं रखनी है, लेकिन उनके जो वर्ड हैं हो सके तो वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यह आगे चलकर आपकी पढ़ाई में काफ़ी काम आने वाले हैं। चलिए, एक तो हमने पढ़ लिया ऊष्मीय वियोजन या अपघटन। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद होता है विद्युत अपघटन या वियोजन। एक तो ऊष्मा द्वारा हो गया, अब बात आती है विद्युत की, यानी विद्युत धारा, जिसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इंग्लिश में। अब जब विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और ऊष्मा को थर्मल कहते हैं, थर्मल एक शब्द होता है जिससे हीट वाला शब्द बनता है इंग्लिश में, तो खैर उसकी डिटेल में नहीं जाते। विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो विद्युत अपघटन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। ऊष्मा वाला क्या था? ताप वाला थर्मोलिसिस। अच्छा, ताप वाले का थर्मोलिसिस भी आप याद कर सकते हो। ये ताप और ऊष्मा एक ही बात है। जब आप ताप बढ़ाते हैं यानी कि आप ऊष्मा बढ़ाते हैं, ताप घटाते हैं यानी कि ऊष्मा घटती है। और ताप यानी टेम्परेचर, उसको किससे नापते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर। उसी ताप से, वहीं से ये थर्म जो वर्ड है, ये बेसिक वर्ड होता है, संधि विच्छेद होते हैं ना, ऐसे ही। तो थर्म से क्या बना? थर्मोलिसिस। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये याद करने के तरीके हैं, खैर एक्स्ट्रा नॉलेज थी। तो विद्युत अपघटन या वियोजन, तो इसमें क्या होगा? उसमें बाहर से ऊष्मा दी थी, इसमें क्या होगा? जब बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके अपघटन या वियोजन कराया जाता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे उसमें बाहर से ऊष्मा देके अपघटन कराया तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। इसमें बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके अपघटन कराया जाता है तो इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, एक ही बार में याद होने वाली। अब इसका उदाहरण है जल का विद्युत अपघटन। यानी जब आप H2O लेंगे जल और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे G लिखा हुआ है यानी कि गैस, यहाँ पे L लिखा हुआ है यानी कि लिक्विड, ये इनकी भौतिक कंडीशन को दर्शाता है, यानी इनकी भौतिक अवस्था क्या है। ये लिक्विड की फॉर्म में यानी जलीय फॉर्म में है और ये गैस के फॉर्म में है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसके रूप में है? गैस के रूप में, इसलिए इनके ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, G फॉर गैस। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि जब आप पानी को लेते हैं, मान लो ये H2O है और ये आपने किसी बर्तन में ले रखा है, ठीक है, इस बर्तन के अंदर पानी आपने भरा हुआ है, या मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। तो कई बच्चों के दिमाग में क्या आ जाता है कि मान लीजिए ये कोई बर्तन है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब ये क्या है? H2O। अब इसमें से मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करनी है, तो उनको लगता है कि इसके नीचे जो है गैस जला देते हैं, अपने जैसे रखते हैं ना अपने घर पे स्टोव होते हैं, गैस के चूल्हा बोलते हैं जिन्हें, तो उसके नीचे क्या बर्नर होगा, उसमें से इसके नीचे गैस जला देंगे, इसमें से ऊष्मा निकलेगी और ये जो है भाप बन जाएगा, पानी, भाप बन जाता है पानी। तो पानी बन जाएगा जब ये, तो ऐसा लगता होगा कि जब ये भाप बन गई है, पानी नहीं बन जाएगा, भाप बन जाएगी, तो इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब अलग हो चुकी, क्योंकि इसने गैस का रूप ले लिया। भाप जो है गैस ही तो हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये भाप के रूप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं होती, ये रहता अभी भी H2O ही है। जैसे आप इसके आगे हाथ अड़ाएंगे या इसके ऊपर जो प्लेट रखी होगी उस पर रहता वो पानी ही है। तो ये सिर्फ जल की यानी H2O की सिर्फ अवस्था बदलती है, वो यहाँ पे लिक्विड है तो यहाँ पे गैसीय अवस्था में हो जाता है, जिसे भाप कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं होती, उसके लिए क्या करना पड़ता है?
उसके लिए करते हैं वैद्युत अपघटन। उसमें क्या करेंगे कि एनोड की रोड लगाएंगे, यहाँ पे एक कैथोड लगाएंगे, इनका जो सर्किट होगा इसको बाहर एक बैटरी के साथ जोड़ेंगे, यहाँ से इसमें करंट पर पास होगी, ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, इसे एनोड कहेंगे, इसे कैथोड कहेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ऋणात्मक होती है तो वो एनोड पे निकल जाएगी, हाइड्रोजन धनात्मक होती है तो वो कैथोड पे अलग हो जाएगी। इसके ऊपर एक पिन्नी बांध लेंगे, इसके ऊपर भी पिन्नी बांध लेंगे, तो इस तरह से उनके अंदर गैस भर जाएगी। काफ़ी खिंचापिच हो गई है, पर आपको एक फेयर सा आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से विद्युत अपघटन होता है। तो विद्युत अपघटन के द्वारा हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल में से नहीं मतलब अलग करते हैं, जल को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। अब जब जो है जल 2 हिस्सों में टूट गया, यानी अकेला था यहाँ पे एक और ये भी एक, यानी कि 2 हिस्सों में टूट गया है, तो ये क्या हुआ, वियोजन। यानी 2 या 2 से अधिक हिस्सों में जब अकेला अवयव कारक टूट जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, अपघटन या वियोजन। और ये कौन सा अपघटन था, विद्युत अपघटन, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी। चलिए, उसके बाद आता है प्रकाशीय वियोजन। एक आपने ऊष्मा का पढ़ा, एक आपने विद्युत का पढ़ा, अब बारी आती है प्रकाश वाली। प्रकाश का कैसे, जब प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन या अपघटन होता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन या अपघटन कहते हैं। सूर्य के एग्जाम्पल क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। सफ़ेद रंग का होता है, धूसर रंग कुछ ऐसा होता है जैसे कोई चीज़ जल जाती है उसके बाद, इस तरह के रंग को हम धूसर रंग कहते हैं। यानी कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि सफ़ेद रंग उसका नहीं रहता, वो थोड़ा ब्राउनिश सा हो जाता है जब आप उसको धूप में काफ़ी लंबे टाइम तक रखते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब उसको रखते हैं। तो ये क्या है, 2AgCl, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये सफ़ेद रंग का होता है, सूर्य के प्रकाश में आपने रखा, क्या हो गया, सिल्वर बचा जो दूसरे रंग का, और क्लोरीन गैस अलग होगी। तो ये एक उत्पाद 2 हिस्सों में टूट गया, ये भी क्या हुआ, वियोजन। लेकिन किसकी वजह से, प्रकाश की वजह से। तो ये कौन सा वियोजन हुआ, प्रकाशीय वियोजन। और वियोजन को ही हम अपघटन भी कहते हैं। तो प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन बात एक ही है। जैसे सिल्वर क्लोराइड का होता है ऐसे सेम सिल्वर ब्रोमाइड का भी होता है। यहाँ AgCl है तो सिल्वर क्लोराइड, AgBr है तो सिल्वर ब्रोमाइड। Ag होती है सिल्वर और Br होती है ब्रोमाइड, Cl क्लोराइड, मतलब क्लोरीन होती है। जब इनको मिला के लिखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इस तरह से। अब आप कहेंगे ये नाम इस तरह से क्यों है, ये आपको IUPAC वगैरह होती हैं जिस नाम पद्धति जिसे कहते हैं नामकरण पद्धति, वो 11th क्लास में पढ़ने के लिए मिलती है कि इनके नाम इस तरह से क्यों रखे जाते हैं। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ऐसी ही क्यों हैं, वो आपको अगली बड़ी क्लासेस में पढ़ने के लिए मिलता है। फिलहाल हमारा काम सिर्फ इतना है यहाँ पे कि एक अभिकारक 2 उत्पाद में टूट रहा है तो हम वियोजन अभिक्रिया अपने सामने देख रहे हैं। इसमें एक नीचे नोट दिया गया है, ऊपर दी गई दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी क्या कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो पुराने ज़माने में जो फोटोग्राफी होती थी वो ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट होती थी, कलर फोटोग्राफ काफ़ी कम होते थे। अब अगर अपने पुराने फ़ोटो देखेंगे अपने घर में, अपने बड़ों के, पापा के, दादा परदादा या इस तरह से अपने परिवार के पुराने फ़ोटो, तो वो आपको ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट मिलेंगे, कलर फ़ोटो कम होते थे। तो जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जब बनते थे और आज भी बनते हैं, उनमें हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का ही उपयोग करते हैं। यानी फ़ोटोग्राफर जो हैं वो इन्हीं चीज़ों का उपयोग करके फ़ोटो को तैयार करते हैं। कौन से वाले फ़ोटो को, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं श्वेत श्याम फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट आपने ज़्यादा सुना होगा, वो फैमिलियर सा लग रहा होगा वर्ड, लेकिन इसको हिंदी में कहें तो श्वेत श्याम, इंग्लिश में हम बोल देते हैं ब्लैक एंड वाइट। तो उसकी फ़ोटोग्राफी में किया जाता है इसका उपयोग। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने देखा कि वियोजन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, अर्थात बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अभी आपने देखा कि जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं इनमें हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ रही है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ अलग आती है निकल के। पहले कौन सी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी ऊष्मा क्षेपी। क्षेपी में क्या होता है, जब अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी उस अभिक्रिया में से ही ऊर्जा बाहर निकलती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें अभिक्रिया कराने के लिए ही ऊष्मा देनी पड़ रही है या ऊर्जा देनी पड़ रही है। ऊष्मा और ऊर्जा इनकी बात एक ही है, यानी हमें कुल मिला के एनर्जी देनी हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ रही है हमें। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषित मतलब हमने बाहर से दी और उसने उसको अवशोषित कर लिया। अवशोषित मतलब ग्रहण कर लिया। तो
अवशोषित होती है तो वो कौन सी होती है? ऊष्मा शोषी। तो याद कैसे रखेंगे? ऊष्मा शोषी क्या करती हैं? अवशोषित। तो दोनों वर्ड एक जैसे से हैं, शोषी और शोषित, अवशोषित। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है वो ऊष्मा शोषी होती है, यानी कि उन्हें ऊष्मा की बाहर से आवश्यकता होती है, तभी वो अभिक्रिया आगे हो पाती है, वरना नहीं हो पाती। तो अभी आपने देखा जितने वियोजन अपघटन थे उसमें किसी न किसी रूप में ऊष्मा थी। पहले में ऊष्मा वियोजन आपने बर्नर जलाया, दूसरे में आपने विद्युत धारा के जरिए उसको ऊर्जा दी, तीसरे में आपने प्रकाश के जरिए दी, तो बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ी। इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो होती हैं जिनमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है, या अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, बात एक ही है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दूसरी टाइप हमारी खत्म हुई, जिसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। पहली संयोजन थी, दूसरी वियोजन। अब तीसरे टाइप की है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो विस्थापन अभिक्रिया है इसको हम अगले उसमें पार्ट में करेंगे, जो कि चौथा पार्ट होगा, जो आपका नेक्स्ट टर्न पे आपको मिलेगा। तब तक आप अभी तक जितना पढ़ाया गया है वो सही से पढ़ेंगे, और ये जो नोट्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगर आपको सही से अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे पा रहे हैं, नोट आप नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़ ये है कि जो वीडियो होती है आप उसको 480p पे चलाएंगे, 480p। जब आपका नेट ख़राब होता है तो वो उसको 240 पे चलाने लगता है, तो आपको धुंधला दिखेगा। ये वीडियो इतनी क्लैरिटी के साथ हम डाल रहे हैं कि आपको साफ़ दिखाई दे, और अगर साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क मंदा है और आपको उसकी सेटिंग चेंज करके उसको 480 पे चलाना है। खैर ये तो क्लैरिटी की बात। अगर फिर भी मोबाइल में से आपकी स्क्रीन छोटी है, स्क्रीन सही से नहीं दिखा पा रही है, इस तरह कोई समस्या है, तो आप नोट्स स्कूल से आके ले सकते हैं और उनको फिर अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। तो अभी हम यहीं तक करेंगे। अगले पार्ट में हम इसकी तीसरी वाली कवर करेंगे, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तो तब तक के लिए आप इस सब को पढ़ के ध्यान से अपना रखें और उतार लें जो भी ये काम दिया जा रहा है। और जिसने भी पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो उनको ज़रूर देख लें, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए थैंक यू।